सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। राम राम। तो आइए, कल जो हम बात कर रहे थे गुप्तोत्तर का काल पे, और उसमें हमने देखा था प्रभाकरवर्धन के जो पुत्र जो थे वो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री की क्या थी। उनमें हम बात कर रहे थे किसके बारे में? अशोक, जो हर्षवर्धन जो राजा थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हर्षवर्धन राजा, हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में और चरित्र के बारे में और शासन का वर्णन। तो हर्षवर्धन का जब काल था, राजा हर्षवर्धन का, तो ये जो काल जो था, राजा हर्षवर्धन का जो काल जो था 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन पुष्यभूति या वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक था और अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है किसको? राजा हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 तक रहा। अपने नीतियों और अपने कार्यों के कारण हर्षवर्धन को अशोक व समुद्रगुप्त का पश्चिमगामी तथा अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है। और इनके शासन के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो ह्वेनसांग जो था, ह्वेनसांग चीनी यात्री, इनके काल में आया था, तो उनकी एक पुस्तक है। और बाणभट्ट जो थे इनके दरबार में क्या थे, कवि थे। हरश्चरित्र कादम्बरी जो पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। दो अभिलेख मिले, बांसखेड़ा अभिलेख व मधुबन अभिलेख। ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन, राजा हर्ष 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। तो इनके बारे में जब हम देखेंगे तो इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। ये देखते हैं कौन कौन सी चीजें इनके बारे में। तो एक तो इनका सामान्य जो परिचय हो, ठीक है। फिर देखेंगे राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां भाई। ठीक है। फिर देखेंगे इनकी सैन्य उपलब्धियां, सैन्य उपलब्धि। फिर देखेंगे इनकी कूटनीति भाई, कि जो राजा हर्षवर्धन की जी थी, कूटनीति कैसी कूटनीति। फिर देखेंगे इनकी धार्मिक नीति कैसी। ठीक है। और फिर देखेंगे इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि। ठीक है। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिचय के बारे में। परिचय, तो परिचय में कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति व वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। हर्षवर्धन पुष्यभूति व वर्धन वंश, वर्धन, सॉरी,
वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक था। शासक और ये और अंतिम हिंदू सम्राट था। अंतिम हिंदू सम्राट की बात है, सम्राट था। सम्राट कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो अंतिम हिंदू शासक जो कौन है, वो है हेमचंद, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन जो हर्षवर्धन वो हिंदू सम्राट था, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ठीक है। जिनका जिनका शासन 606 से 647 तक चला, ठीक है, चलाया रहा। अपने नीतियों और यानी कि जो हर्षवर्धन की जो नीतियां थी, अपनी नीतियों और अपने कार्यों और अपने कार्यों के कारण हर्षवर्धन को हर्षवर्धन को एक हर्षवर्धन को हर्षवर्धन को अशोक का अशोक जो थे, अशोक व समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त के बाद में शासक बना का पश्चिमगामी पश्चिम तथा अकबर का पुरोगामी पुरोगामी कहा जाता है। सॉरी, पुरोगामी कहा जाता है, ठीक है। तो राजा हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। अपनी नीतियों और अपने कार्यों के कारण हर्षवर्धन को अशोक व समुद्रगुप्त का पश्चिमगामी, यानी कि इनके कार्य जो थे मिलते जुलते थे, और अकबर का पुरोगामी, यानी कि अकबर के कार्य जो है वो हर्षवर्धन पहले हो गए तो पुरोगामी, और अशोक व समुद्रगुप्त से गुप्त के बाद हुए तो पश्चिम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके शासन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। शासन हर्षवर्धन वर्धन की शासन की जानकारी के स्रोत, तो सीधी बात है कि शासक की जो जानकारी है, शासन की जानकारी जानने के लिए एक तो वहां का साहित्य होना जरूरी है, फिर साहित्य यानी कि बुक, या कोई विदेशी यात्री आया है उसमें, या फिर अभिलेख, ये होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला स्रोत हेनसांग का यात्रा विवरण है। क्या है?
एनसांग का यात्रा। चीनी यात्री एनसांग आया था इसके काल में, अशोक ये हर्षवर्धन के काल में। उनका यात्रा विवरण है जो किसके राज्य के बारे में बताता है, हर्षवर्धन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा इनका कवि था दरबारी कवि बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र कादम्बरी। इनसे क्या मिलता है हमको, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी। तो बाणभट्ट की रचनाओं से, रचनाएं कौन कौन सी थी, हर्षचरित्र और कौन सी थी, कादम्बरी। ठीक है, ये दो क्या थी, रचना। अब दो अभिलेख मिले, बांसखेड़ा अभिलेख व मधुबन अभिलेख। इनसे भी क्या मिलती है हमको, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी। दो अभिलेख कौन कौन सा है, बांसखेड़ा, बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख। तो इनसे भी क्या होती है हमको, हर्षवर्धन के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां। वर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। जब हर्षवर्धन ने थानेसर को छोड़ के कन्नौज को राजधानी बनाया, सांग को मार के, ठीक है, और कन्नौज अपनी बहन राजश्री को आजाद करवा के कन्नौज को राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन का शासन कश्मीर से लेकर नर्मदा खाड़ी तक बेहतर। ठीक है, और कामरूप, कामरूप कहाँ में पड़ता, असम, वह मगध से मित्रता करके अपने राज्य में मिला लेता। ठीक है, और पल्लवी में अपनी बेटी की शादी कर देता। ठीक है, गुप्त काल के बाद लंबे समय में न केवल स्थिरताई उत्तर भारत में, बल्कि वृद्ध साम्राज्य का निर्माण करता। कौन राजा, इसके काल में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय, ग्रामीण प्रशासन में बेहतर समन्वय देखने को मिलता। इसका प्रशासन गुप्त काल के प्रशासन से मिलता दिखाई देता। ठीक है, तो जब इन्होंने कन्नौज को राजधानी बना लिया, तो इनका जो क्षेत्र जो था वो कहां से कहां तक हो गया, जम्मू कश्मीर से लेके और दक्षिण में कहां तक, नर्मदा घाटी। ठीक है, फिर जो असम वाला क्षेत्र है, असम व मगध वाला क्षेत्र है, वहां पर इन्होंने क्या कर ली, मित्रता कर ली, तो वो क्षेत्र भी उनके संपर्क में आ गए, राज्य में मिला लिया अपने। ठीक है, और बल्लभ यानी कि गुजरात, गुजरात में अपनी बेटी की क्या कर दी, शादी कर दी। ये क्षेत्र भी इनके खिलाफ नहीं जाएगा। गुप्त काल के बाद लंबे समय में न केवल स्थिरता ही है उत्तर भारत में, बल्कि वृद्ध साम्राज्य का निर्माण होता है। इसके काल में अर्थ, इसके काल में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय,
यानी केंद्रीय, प्रांतीय और ग्रामीण प्रशासन में बेहतर समन्वय देखने को मिला है। कौन कौन से थे केंद्रीय? जैसे आज है केंद्र, फिर कौन आज राज्य, और फिर नीचे कौन है? हम भाई, ठीक है। तो ये था प्रांतीय, ठीक है। तो इनका जो प्रशासन जो था उसमें अच्छा समन्वय देखने को मिला था, यानी कि अच्छा संपर्क देखने को मिला। इसके काल में राजा हर्षवर्धन, ठीक है। और इनका काल जो है गुप्त काल से ये कुछ पॉइंट हो। तो राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में देख। राजनीतिक उपलब्धि पहली तो ये इन्होंने थानेसर से कन्नौज को राजधानी, जब कन्नौज को राजधानी बनाया, तब इनका इनका हर्ष का शासन कश्मीर से लेकर नर्मदा खाड़ी तक, खाड़ी तक हो गया, ठीक है। यानी कि नर्मदा मध्य प्रदेश वाला जो अब का जो क्षेत्र है वहां तक हो, ठीक है। और क्या राजनीति विचार थे इनके? जो कामरूप, और कामरूप वर्तमान नाम है इसका असम, वह मगध से मित्रता कर ली, मित्रता करके अपने राज्य में मिला ली। अपने राज्य में मिला लेता, तो अपने राज्य में मिला लेता। तो असम वाला क्षेत्र इसको पहले बहुत बोलते थे कामरूप, कामरूप व मगध, यानी कि पाटलिपुत्र पटना वाला क्षेत्र इनसे मित्रता करके अपने राज्य में मिला लेता। तो नर्मदा, कश्मीर से लेकर नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बच गया कौन सा? गुजरात वाला हिस्सा, यानी कि बल्लभी, बल्लभी में अपनी बेटी की शादी कर देता, शादी कर, तो हर्ष बल्लभी में अपनी बेटी की शादी कर, यानी कि गुजरात से लेके असम तक, कश्मीर से लेके नर्मदा, पूरा क्षेत्र किसका होगा? हर्ष। गुप्तकाल के बाद गुप्तकाल के बाद लंबे समय में न केवल विस्तार हुई,
न केवल स्थिरता आई, बल्कि उत्तर भारत में वृहद यानी कि बड़े साम्राज्य का विस्तार हुआ। साम्राज्य का विस्तार। ठीक है। इनके काल में इनके काल में हर्ष के काल में प्रांतीय नहीं, केंद्रीय, ये ऊपर ऊपर था केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन। में ग्रामीण प्रशासन में बेहतर समन्वय देखने को मिला। ठीक है। तो केंद्रीय, प्रांतीय और कौन सा है, ग्रामीण, बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता है इसमें तीनों प्रशासन। ठीक है। और इनका प्रशासन गुप्त काल के प्रशासन से मिलता दिखाई देता है। ये थी हर्षवर्धन की राजनीतिक। कन्नौज को राजधानी बनाया था ने सबसे, राजधानी बनाते ही कश्मीर से लेके नर्मदा वाला क्षेत्र क्या होगा, पूरा का पूरा हर्ष के अधीन होगा, हर्ष के कब्जे में होगा। फिर जो कामरूप असम जिसको बोलते हैं वर्तमान में, वह मगध, मगध इनसे मित्रता करके अपने राज्य में ला लिए। बल्लभी में अपनी लड़की की शादी कर दी, तो वो क्षेत्र भी किसके नियंत्रण में होगा, हर्ष के नियंत्रण। ठीक है। गुप्त काल के बाद लंबे समय में न केवल स्थिरता ही बल्कि उत्तर भारत में वृहद यानी कि बड़े साम्राज्य का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। इसके काल में, हर्ष के काल में। हर्ष काल में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, इनमें बेहतर क्या था, समन्वय देख मिलता। ठीक है। इसका प्रशासन गुप्त काल के प्रशासन से मिलता दिखाई देता। तो यह थी हर्ष की राजनीतिक उपलब्धियां। आगे देखते हैं सैन्य उपलब्धि। आइए देखते हैं। हर्ष की सैन्य उपलब्धि। राजा हर्ष की सैन्य उपलब्धि। ठीक है। सैन्य उपलब्धि, और इसी को बोलते हैं विजय भी। उद्देश्य, सबसे पहले तो उद्देश्य क्या था, सैन्य उपलब्धियां यानी कि विजय भी। तो वर्धन वंश की पुनः स्थापना करना, स्थापना तो हो चुकी थी लेकिन एक बड़े पैमाने पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप, भरत साम्राज्य का निर्माण करना, बड़े साम्राज्य का निर्माण, शशांक को मारना और राज्यवर्धन का बदला, पूर्वी क्षेत्र का अभियान। पहले तो इसके उद्देश्य देखते हैं, सैन्य उपलब्धि के उद्देश्य भी, सैन्य उद्देश्य। उद्देश्य तो सबसे पहले तो यह था, शशांक जो था इसने राज्यवर्धन को था, इसलिए सबसे पहला उद्देश्य हर्ष का ये था कि शशांक से बदला लिया जाए। तो शशांक, पहला जो क्या है, पहला उद्देश्य है शशांक को मार
और राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का बदला लेना। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्रों का अभियान। हर्ष द्वारा पूर्वी यानी कि जो पूर्व के जो थे क्षेत्रों का अभियान। ठीक है। पूर्वी क्षेत्रों का अभियान। पूर्वी क्षेत्रों के अभियान में कौन आएगा? गोंड शासक शशांक के साथ युद्ध। इतिहास में इन युद्धों का वर्णन नहीं। तो कई बार बात यहाँ पे आती है कि गोंड जो शासक जो था शशांक, उसके साथ जो युद्ध हुआ था तब हुआ। तो इतिहास में इन युद्धों का वर्णन नहीं है, लेकिन 619-20 माना जाता है। साक्ष्य से ये पता चलता है कि शशांक की हत्या के बाद ही हर्ष आगे बढ़ा और मगध और कामरूप के साथ संबंध बनाया। इन असम पड़ता कहाँ पे? और शशांक मालव जो था वो गोंड शासक जो था, कहाँ से? बंगाल से। ठीक है। तो बंगाल से होते हुए अगर आगे जाएगा हर्ष, तो शशांक जाने नहीं दे, तो सीधी बात है पहले शशांक को मारा होगा। मार के ही जाके कामरूप असम वाला क्षेत्र है संधि की। तो ये बोलते हैं कि जो शशांक के साथ युद्ध हुआ था उसका वर्णन जो है इतिहास में नहीं है। ठीक है। लेकिन 619-20 माना जाता है कि इसके दौरान इनका युद्ध हुआ। साक्ष्य से पता चलता है कि शशांक की हत्या साक्ष्यों से पता चलता है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष आगे बढ़ा और मगध और कामरूप से क्या की थी? संबंध बना। तो ये थे पूर्वी क्षेत्र के अभियान। आइए लिखते हैं। गोंड शासक गोंड शासक शशांक के साथ युद्ध में। ये किसमें आता है भाई? पूर्वी क्षेत्र। इतिहास में इन युद्धों का वर्णन नहीं है, लेकिन 619 सॉरी 619 620 माना जाता है। ठीक है। साक्ष्य से पता चलता है कि साक्ष्य से पता चलता है कि शशांक
कि क्या की बाद ही हर्ष आगे बढ़ा और मगध में कामरूप वर्तमान असम से संबंध बनाए संबंध बनाए थे। ठीक है, तो ये मानते हैं कि जो युद्ध जो हुआ था पूर्वी क्षेत्र में गोंड शासक शशांक के साथ, ये कहाँ से था? पश्चिम बंगाल से। बंगाल का शासक। ठीक है, तो बंगाल है, ये बताते हैं कि शशांक के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है नहीं, लेकिन 619 620 में माना जाता है। साक्ष्य से पता चलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद ही हर्ष नहीं, शशांक की मृत्यु के बाद ही, सॉरी, शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष कहाँ पे बढ़ा होगा? आगे बढ़ा। ठीक है, कि पहले शशांक को मारा, बंगाल जीता, बंगाल से फिर आगे कहाँ पे? कामरूप वाले क्षेत्र में पहुंचा, वहां पे जाके क्या किया इन्होंने? संबंध बनाए, मित्रता की, और वो क्षेत्र भी अपने राज्य में। ठीक है, तो ये अभियान था पूर्वी क्षेत्र। अब देखते हैं हर्ष का पश्चिमी क्षेत्र। हर्ष का पश्चिमी क्षेत्र अभियान। ठीक है, आइए देखते हैं। पंजाब आसपास और पंजाब है आसपास है ये क्षेत्र जीतता, क्योंकि थानेसर में इसका शासन था। और थानेसर पड़ता है कहाँ पे? उस समय थानेसर कहाँ पे था? तो पंजाब है, क्योंकि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में। तो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र जीतता, फिर सिंध विजय करता और वहां से राजस्व की प्राप्ति करता, फिर वल्लभी विजय दूरवसन को हराता। ठीक है, जीत लेता, फिर अपनी पुत्री की शादी इसी वंश में करता, दूरवसन के वहां, और मित्रता बना। अंत में 630 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है और हर्ष हार जाता है। ये रवि कीर्ति, ठीक है, विद्वान द्वारा अहोल अभिलेख में लिखा। ठीक है, तो ये था हर्ष का पश्चिमी अभियान। पश्चिमी अभियान में क्या है? पंजाब के आसपास वाला क्षेत्र जीत लेता, क्योंकि थानेसर कन्नौज से पहले हर्ष की राजधानी थी। ठीक है, पूरा का पूरा क्षेत्र जीत लेता, फिर किस तरफ बढ़ता? गुजरात की तरफ, फिर सिंध विजय करता, और सिंध विजय विजय करने के बाद वहां से क्या करता है? राजस्व की प्राप्ति करता है, कि राजस्व नहीं है। फिर वल्लभी पर विजय करता है। वल्लभी पे उस समय शासक कौन था? दूरवसन। दूरवसन को हराता और वल्लभी को क्या लेता? जीत। वल्लभी को जीत के वही दूरवसन के वहां पे अपनी पुत्री की क्या कर देता? शादी करता, भाई इसी वंश में, दूरवसन में। ठीक है, क्या करता? अपनी इसी वंश में, यानी कि जो दूरवसन जो शासक जो था, उनके वंश में क्या करता? अपनी पुत्री की शादी करता और मित्रता बनाता। ठीक है, अंत में 630 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है और हर्ष हार जाता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ? अहोल अभिलेख में लिखा है, रवि कीर्ति विद्वान द्वारा अहोल अभिलेख।
आइए लिखते हैं कुछ। पंजाब हर्ष पंजाब व आसपास के क्षेत्र को जीतता है, जीत लेता है। ठीक है। फिर सिंध विजय करता है। और वहां से, कहां से, सिंध से राजस्व की प्राप्ति करता प्राप्ति करता। ठीक है। राजस्व की प्राप्ति करता। ठीक है। फिर फल भी विजय करता है। विजय करता है। वल्लभी में शासक कौन था? दूरदर्शन। दूरदर्शन को हराता। ठीक है। और इसी वंश में, दूरदर्शन के वंश में ही, इसी वंश में पहले तो वल्लभी को जीत लेता, फिर इसी वंश में अपनी लड़के की शादी करता है, अपनी पुत्री की शादी करता है। शादी करता है। ठीक है। और वल्लभी से और मित्रता बनाता है। मित्रता बनाता है। तो सिंध वाला क्षेत्र जीत लिया, वहां से क्या किया? राजस्व की प्राप्ति। वल्लभी भी जीत ली। दूरदर्शन के यहाँ पे उसी वंश में, दूरदर्शन उस समय शासक था, और दूरदर्शन वंश के यहाँ पे क्या कर दी? शादी कर दी अपनी पुत्री की, तो वहां पे क्या बना ली? मित्रता बना ली। ठीक है। मित्रता बनाता है। फिर वल्लभी से आगे हर्ष क्या करता है? अंत में दक्षिण की तरफ बढ़ता है। अंत में हर्ष 630 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करता। युद्ध। ठीक है। और हर्ष हार जाता। ये बात ये बात या युद्ध का वर्णन रवि
कीर्ति विद्वान द्वारा एहोल अभिलेख में लिखा। तो ये पूछ ले सॉरी कि एहोल जो अभिलेख जो है उसमें किस युद्ध का वर्णन है? तो हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। रवि कीर्ति द्वारा, ठीक है। या ऐसे पूछ ले कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था जिसमें हार के बारे में जिक्र किया हुआ वो कौन से अभिलेख का है? तो वो एहोल अभिलेख में लिखा। तो आज हमने हर्षवर्धन की सामान्य जानकारी है, हर्षवर्धन जो थे उनके सामान्य परिचय के बारे में देखा, राजनीतिक उपलब्धि देखी और सैन्य उपलब्धि। कल बात करेंगे हम इनकी कूटनीतिक उपलब्धि, तबीयत बहुत ज्यादा खराब आज, फिर धार्मिक उपलब्धि, फिर सांस्कृतिक उपलब्धि, और हेनसांग की जो पुस्तक है सीयू की, उनका यात्रा वृतांत, वो उसमें हेनसांग जो है वो अपने तरीके से हर्ष की राजनीति, धार्मिक, आर्थिक और शिक्षा के बारे में बताते। तो आज के लिए इतना ही। जैसा भी हमारे पास तथ्य है आपके सामने पेश किए, आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।